अमर बेल। ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूँ, जुनैद ने उसे कहा। पहले की निस्बत वो अब कुछ मुतमईन नज़र आ रहा था। बस मैं फिर अभी कुछ देर बाद तुम्हें रिंग करूँगा। अगर इस नोटिस की वजह से कोई कॉल्स तुम्हारे घर आएँ तो तुम आंटी से कहो कि वो यही कहें कि शादी अगले महीने तक मुलतवी कर दी गई है। कोई भी वजूहत हो सकती हैं, उसने फ़ोन बंद करते हुए कहा। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने गुस्से में आकर यह कदम उठा लिया है। थोड़ा समझाएंगे तो उसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। वो अब अलीज़ा का दिफा कर रहा था। और फिर उसमें ज़्यादा कसूर खुद तुम्हारा है। जब तुम्हें एक बार मैंने मना किया था तो फिर तुम्हें इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। न तुम ऐसी बात करते, न वो गुस्से में आकर इस तरह की हरकत करती। बहरहाल मैं तुमसे कांटेक्ट में हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने खुदाफिज कहकर फ़ोन बंद कर दिया। जुनैद को तसल्ली देने के बावजूद खुद वो ज़्यादा मुतमईन नहीं था। ये ऐसी सूरत हाल थी जिसका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया था। उसे सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी जुनैद और उसकी फैमिली से महसूस हो रही थी। कम अज़ कम उनका ऐसा कोई कसूर नहीं था कि वो इस तरह की परेशानी का सामना करते। जुनैद की फैमिली को ये अंदाज़ा नहीं था कि जुनैद उमर के कहने पर अलीज़ा से शादी कर रहा था। उनका यही ख्याल था कि जुनैद को वो पसंद आ गई थी, इसलिए वो उससे शादी करना चाह रहा था। वरना शायद इस वक्त उमर की पोजीशन ज़्यादा ख़राब होती, मगर वो जुनैद के सामने खफ्त महसूस कर रहा था। कुर्सी की पूँछ से टेक लगाए हुए बिछे हुए होंठों से वो बहुत देर तक इस सारी सूरत हाल के बारे में सोचता रहा। आखिर वो जुनैद को किस तरह इस परेशानी से निकाल सकता था जिसका शिकार वो दरहकीकत उम्र की वजह से हुआ था। आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। दस्तक की आवाज़ पर अलीज़ा ने दरवाज़ा खोला। मुलाजिम खड़ा था। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। उसने मुड़कर वॉल क्लॉक पर एक नज़र डाली। आज उसे उठने में वाकई देर हो गई थी। 15 मिनट बाद जब वो लाउंज में आई तो उसने नाना और मम्मी को वहाँ बैठे देखा। वो बेहद मुतफ़िक्र नज़र आ रहे थे। एक लम्हे के लिए अलीज़ा की उनसे नज़र मिली, फिर वो डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई जहाँ नाश्ता लगा हुआ था। मम्मी अखबार उठाकर उसकी तरफ आ गई। ये क्या हरकत है अलीज़ा? कौन सी हरकत? उसने डबल रोटी पर जैम लगाते हुए कहा। वो इस वक्त तक इन दोनों की वहाँ मौजूदगी और उनके चेहरों पर नज़र आने वाली तशवीश की वजह जान चुकी थी। ये नोटिस जो तुमने शाया करवाया है। सबीना अखबार उसके सामने टेबल पर रखते हुए खुद भी एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। अलीज़ा ने नोटिस पढ़ने के बजाय अखबार को हाथ से एक तरफ कर दिया और स्लाइस पर जैम लगाना जारी रखा। अपनी शादी कैंसिल कर दी है तुमने? समीना ने इस पर कदरे तेज़ आवाज़ में कहा। और तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरा नाम इस्तेमाल करके इस तरह के नोटिस दो? अपने नाम से देती यह नोटिस। इस पर नानो भी गुस्से के आलम में उठकर डाइनिंग टेबल के पास आ गई। अलीज़ा पर उनके गुस्से का कोई असर नहीं हुआ। मैं अपने नाम से ये नोटिस दे सकती थी, मगर इस पर आपको ये एतराज़ होता कि मैं इतनी दीदा दिलेर हो गई हूँ कि अपने नाम से ऐसे नोटिस देती फिर रही हूँ। उसने इत्मीनान से स्लाइस खाते हुए कहा। आखिर तुमने इस तरह की हरकत क्यों की है? समीना ने इस बार कुछ बेचारगी से कहा। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इस शख्स से शादी नहीं करना चाहती। ये सब तुम्हें अब याद आया है जब शादी में 2 हफ्ते रह गए हैं? पहले बताना चाहिए था तुम्हें कि तुम उस शख्स से शादी नहीं करना चाहती। नाना ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। और ये शादी तुमसे पूछकर तय की गई थी। तुम्हारे सर पर थोपा तो नहीं किया था जुनैद को? रिश्ता तय होने से पहले मिलती रही हो तुम। जब मुतमईन हो गई तब ये रिश्ता तय किया गया। बल्कि मैंने तुमसे उस वक्त भी पूछा था कि अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो मुझे बता दो, हम तुम्हारी शादी वहाँ तय कर देंगे। इस वक्त तुम्हें जुनैद पर कोई एतराज़ नहीं था और अब तुम कह रही हो कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती। नानू के रुके बगैर बोलती रही। आखिर तुमने ये क्यों तय कर लिया है कि तुम हमेशा मुझे और दूसरों को परेशान करती रहोगी? मैं किसी को परेशान नहीं कर रही। शादी मेरा ज़ाती मामला है, इसके बारे में फ़ैसला करने का मुकम्मल हक है। इस पर अलीज़ा ने हल्की सी तुर्शी के साथ कहा। इस हक को इस तरह इस्तेमाल करना था तुम्हें? मम्मी, मुझे बात करने दें उससे। इस बार समीना ने नानो को रोका। तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारी इस हरकत से हमारे और जुनैद के घर वालों पर किस तरह का असर होगा? समीना ने तल्खी से कहा। लोग किस तरह की बातें करेंगे? लीज़ा ने हाथ उठाकर उन्हें बात करने से रोका। ओ कम ऑन मम्मी, हम किस मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते कि मेरी इस हरकत से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उसने नागवारी से कहा। हमारी फैमिली में इतनी छोटी छोटी चीज़ों को कोई माइंड नहीं करता। क्या नहीं होता हमारे तबके में? और आप एक मामूली सी बात पर इस तरह मुझे मलामत करने बैठ गई हैं। उसने अब अपना स्लाइस प्लेट में रख दिया।
वैसे भी तो इतनी तलाक़ें होती रहती हैं, अगर मैंने सिर्फ मंगनी तोड़ दी है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अलीज़ा, मंगनी तोड़ने का भी एक वक्त, एक तरीका होता है। जिस तरह तुम। अलीज़ा ने एक बार फिर ज़मीना की बात काट दी। मैं आपसे कहती कि मेरी मंगनी तोड़ दें तो आप तोड़ देती? बिल्कुल नहीं, आप इस वक्त भी यही सब कुछ कह रही होती। आखिर तुम्हें एकदम किस चीज़ ने मजबूर किया कि तुम इतना बड़ा कदम उठा रही हो। इस पर नानू ने कहा, कोई ना कोई वजह तो होगी, मैं अहमक तो हूँ नहीं कि सिर्फ एडवेंचर के लिए ऐसी हरकत करूँ। वही वजह पूछ रही हूँ। नानू, आप वजह हैं। नानू उसकी बात पर हक्का बक्का हो गई। मैं वजह हूँ? उन्होंने बेयकीनी से उसे देखा। हाँ, आप वजह हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे 5 साल की बच्ची के अलावा और कुछ समझा ही नहीं। अलीज़ा ने तल्खी से कहा। तुम। अलीज़ा ने उनकी बात काट दी। आपने आदत बना ली है कि मुझसे हर बात में झूठ बोलेंगी, हर मामले में मुझे अंधेरे में रखेंगी। शायद आपका ख्याल है कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि हकीकत से मुझे आगाह कर दिया जाए। तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? नानू ने इस बार बढ़ाते हुए कहा। मैं ठीक कह रही हूँ। अगर सब्र का कोई पैमाना है तो मेरा पैमाना अब लबरेज हो चुका है। मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम अब आप लोग मुझे अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारने दें। अपनी उंगलियों पर कठपुतली की तरह बांधकर मुझे नचाने की कोशिश मत करें। अलीज़ा, तुम आखिर क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि जुनैद उमर का दोस्त है। नानू दम पर खुद रह गई। और उमर ने आपसे मेरी और उसकी शादी करवाने के लिए कहा है। जब आप जानती थीं कि मैं उमर को किस हद तक नापसंद करती हूँ, तो फिर आपने मुझे जुनैद के मामले में धोखे में क्यों रखा? उसकी नाराज़गी में अब इजाफा होता जा रहा था। मैं इस आदमी की शक्ल तक देखना नहीं चाहती और आप मुझे उसके बेस्ट फ्रेंड के पल्ले बांध रही हैं, और वो भी मुझसे पूछे बगैर। वो रुके बगैर कहती गई। आप हमेशा ये जाहिर करती रहीं कि जुनैद और उसकी फैमिली को आप पहले कभी जानती ही नहीं थी, जबकि आप उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ थी। मैं सोचती थी कि जुनैद कितनी जल्दी आपसे इतना बेतकल्लुफ़ हो गया है, हालांकि ये बेतकल्लुफ़ी तो कई सालों की थी। अलीज़ा, तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया? यकीनन किसी ने तुम्हें गुमराह करने की कोशिश की है। नाना ने कुछ देर बाद इस शौक से संभलते हुए कहने की कोशिश की। मुझे ये सब कुछ खुद जुनैद ने बताया है। उसने मुझे गुमराह करने की कोशिश की है। अब भी उसके बारे में कुछ कहना चाहिए तो कह दे। हो सकता है मुझे ही हमेशा की तरह कोई गलतफहमी हुई हो। उमर ने मुझे जुनैद से तुम्हारी शादी के लिए मजबूर नहीं किया था। नाना ने मुदाफ़ियाना अंदाज में कहना शुरू किया। उन्हें अंदाज़ा था कि अलीज़ा अब उनकी हर बात को शुबह की नज़र से देखेगी। उसने सिर्फ मुझसे ये कहा था कि मैं तुम्हें जुनैद से मिलवाऊँ। अगर तुम लोगों के दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है तो फिर इस रिश्ते को तय किया जा सके, मगर मजबूर नहीं किया। नानो बोलती रही। जुनैद हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था, न सिर्फ वो खुद बल्कि उसकी फैमिली भी। मैं वाकई उसे बहुत सालों से जानती थी, इसलिए मैं उमर को इनकार नहीं कर सकती। तुम पर यह बात जाहिर नहीं की गई थी, मगर शादी के सिलसिले में तुम पर कोई दबाव नहीं डाला गया। तुमसे ये नहीं कहा गया था कि तुम सिर्फ जुनैद से ही शादी करो और किसी के साथ नहीं कर सकती। मैंने इंतखाब का हक तुम्हें दिया था और तुमने खुद जुनैद के हक में फ़ैसला किया था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि वो उम्र का इंतखाब है। लीज़ा ने कहा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, आपको नहीं पड़ता मगर मुझे पड़ता है, और आपने इस 1 साल के अरसे में एक बार भी मुझे ये बताने की कोशिश नहीं की कि। नानू ने उसकी बात काट दी। तुम्हें बताने से क्या होता? तुम उस वक्त भी यही करती जो अब कर रही हो। हाँ, मैं उस वक्त भी यही करती जो मैं अब कर रही हूँ। अलीज़ा ने गुस्से से कहा। आखिर मैं एक ऐसे आदमी से शादी क्यों करूँ जो मुझसे किसी दूसरे के कहने पर शादी कर रहा है? आपको ये पता है कि वो मुझसे सिर्फ उम्र के कहने पर शादी कर रहा है। अलीज़ा, ऐसी बात नहीं है। कोई किसी के कहने पर किसी से शादी नहीं करता। इस पर समीना ने एक लंबी खामोशी के बाद मुदाखलत की। उसने मुझे खुद ये बात बताई है कि वो मुझसे उमर के कहने पर शादी कर रहा है, और उमर के कहने पर वो मुझसे ही नहीं किसी से भी शादी कर सकता था। उसने वैसे ही कह दिया होगा। जुनैद जैसा लड़का इस तरह किसी के कहने पर कहीं भी शादी करने वालों में से नहीं है। तुम्हें तो अब तक उसकी नेचर का पता चल जाना चाहिए। मुझे हर चीज़ का पता चल चुका है। मैंने इसीलिए यह फैसला किया है, मुझे उमर के किसी दोस्त से शादी नहीं करनी। मगर इसमें उमर का कसूर है, जुनैद का तो कोई कसूर नहीं। क्यों कसूर नहीं? वो भी बराबर का कसूरवार है। उसने भी मुझसे झूठ बोला था, और उसके घर वाले, उन्होंने क्या किया है? मुझे उसके घर वालों की परवाह नहीं। अलीज़ा ने धड़ल्ले से कहा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
اس کے گھر اتنا آتی جاتی رہی ہو اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے؟ نانو نے اسے جھڑکا۔ تم اور کسی کا نہیں تو میرا ہی احساس کر لو، میں اپنے شوہر کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ ایک ہفتے تک یہاں آ رہے ہیں اور تم… علیزہ نے سمینا کی بات کاٹ دی۔ ممی، آپ کے شوہر آپ کا مسئلہ ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے یا میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ جہاں تک ان کے پاکستان آنے کا تعلق ہے، آپ انہیں فون پر آنے سے منع کر دیں، انہیں بتا دیں کہ شادی کینسل ہو گئی ہے، علیزہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور وجہ کیا بتاؤں میں انہیں؟ سمینا نے سلگتے ہوئے کہا۔ جو مرضی بتا دیں۔ علیزہ، آخر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اتنی ضدی تو کبھی بھی نہیں تھی، اس بار نانو نے بے چارگی سے کہا۔ ہاں، میں نہیں تھی، مگر اب ہو گئی ہوں، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ ابھی تمہارے انکلز کے فون آنے لگیں گے، میں کس کس کو کیا کہوں گی؟ ایاز کا تمہیں پتہ ہے وہ… نانو نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ مجھے ایاز انکل یا کسی بھی دوسرے انکل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ میری زندگی ہے، جو چاہوں اس کے ساتھ کروں۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمینا نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ تم ایک بار اپنے فیصلے پر پھر سوچو، تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو، مجھے پتہ ہے، مگر میں پھر بھی یہ غلطی کرنا چاہتی ہوں، وہ دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل چھوڑ کر چلی گئی۔ ممی، آپ نے اس کی کیسی تربیت کی ہے؟ سمینا نے اس کے اٹھتے ہی اپنی ماں سے کہا۔ تم میری پریشانی میں اپنے الزامات سے اضافہ مت کرو، اس کی تربیت صرف میرا فرض نہیں تھا، اتنے سالوں میں تمہیں بھی کبھی اس کی تھوڑی بہت خبر لے لینی چاہیے تھی۔ اس کے باپ کی طرح تم بھی غیر ذمہ دار رہی اور ہر ذمہ داری مجھ پر چھوڑ کر بیٹھ گئی، نانو نے تلخی سے کہا۔ ممی، آپ کا خیال ہے کہ میں نے اس کا خیال نہیں رکھا؟ اتنی باقاعدگی سے میں فون پر اس سے رابطے میں رہی، کئی بار میں نے چھٹیوں میں اسے اپنے پاس رکھا، ہر ماہ میں باقاعدگی سے اس کے لیے پیسے بھجواتی رہی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ہر ذمہ داری آپ پر چھوڑ دی؟ یہ سارے کام تو سکندر بھی کرتا رہا ہے، پھر تو وہ بھی اتنا ہی اچھا باپ ہوا جتنی تم اچھی ماں ہو۔ ممی پلیز مجھ پر طنز مت کریں، سمینا نے سکندر کے نام پر انہیں ٹوکا۔ تو پھر تم مجھے کیوں مورد الزام ٹھہرا رہی ہو؟ میں کسی کو الزام نہیں دے رہی، میں صرف اس کا رویہ دیکھ کر پریشان ہو گئی ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح ضدی ہو گئی ہے، پہلے تو مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ پچھلے 5-6 سالوں میں کیوں اس طرح کی ہو گئی ہے، یہ ضد اس میں پہلے نہیں تھی، نہ ہی اتنی خود سر تھی، مگر بس جب سے معاذ کا انتقال ہوا ہے تو بالکل بدل گئی ہے۔ معاذ تھے تو پھر بھی اور بات تھی، انہیں اس کو ہینڈل کرنا آتا تھا، ان کے بعد تو مجھے بہت وقت لگا ہے اس کو سمجھنے میں، یہ اپنے خاندان پر اس قدر تنقید کرتی ہے، شاید یہ اخبار میں کام کرنے کی وجہ سے بھی ہوا ہے، پتہ نہیں کون کون سی بکواس ہے جو اس تک پہنچتی رہتی ہے، نانو نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ اور اب یہ جو نیا شوشہ چھوڑا ہے، ممی مجھے یہ بتائیں، یہ بات نہیں مانے گی تو کیا ہوگا؟ کتنی بدنامی ہوگی ساری فیملی میں میری؟ سمینا اب روحان سی ہونے لگی۔ میں عمر سے بات کرتی ہوں، وہ یہاں آئے، نانو اپنی کرسی سے اٹھنے لگی۔ وہ کس لیے آئے؟ سمینا حیران ہوئی۔ وہ آ کر اسے بات کرے، سمجھائے اسے۔ عمر کی بات سنے گی یہ؟ سمینا نے بے یقینی سے کہا۔ عمر کی وجہ سے ہی تو اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، آپ کے سامنے کہا ہے نا اس نے کہ وہ عمر کی شکل تک دیکھنے پر تیار نہیں ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ عمر کو بلائیں گی تو وہ بات کرے گا اس سے، بس وہی بات کر سکتا ہے، وہی سمجھا سکتا ہے اسے، نانو نے فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ممی، عمر کو اتنا ناپسند کرتی ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی سال پہلے تو اس کی زبان پر عمر کے علاوہ اور کسی کا نام نہیں ہوتا تھا، آپ خود کہتی تھیں کہ عمر سے اس کی بڑی دوستی تھی، پھر آخر کیا ہوا؟ نانو نے مڑ کر سمینا کو دیکھا۔ علیزہ عمر سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ کیا؟ سمینا ہکا بکا رہ گئی۔ آپ تو ابھی کہہ رہی تھیں کہ اسے کوئی پسند نہیں تھا، عمر کے علاوہ اور کوئی پسند نہیں تھا، نانو نے فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے سمینا کے جملے کی تصحیح کی۔ سمینا بےتابی سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ تو ممی، پھر آپ نے عمر سے اس کی شادی کیوں کروانے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے بہت کوشش کی تھی، میں نے عمر سے بات کی تھی، اس نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ سمینا بے اختیار چلائی۔ وہ اپنے بہترین دوست سے اس کی شادی کروا سکتا ہے، خود کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ ہی تو کہتی رہیں وہ علیزہ کا بہت خیال رکھتا ہے، نانو کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ صرف خیال نہیں رکھتا، وہ اس سے محبت بھی کرتا ہے، انہوں نے مدھم آواز میں کہا۔ پھر ممی، پھر انکار کیوں کیا اس نے؟ اس نے کہا کہ میں فیملی مین نہیں ہوں، میں اچھا دوست بن سکتا ہوں، مگر اچھا شوہر یا اچھا باپ نہیں بن سکتا۔
मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब हो। मेरे जैसे टेम्परामेंट के आदमी के साथ वो नहीं रह सकेगी। वो नामुकम्मल इंसान मिलकर एक मुकम्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, ना कोई परफेक्ट फैमिली बना सकते हैं। और मैं अलीज़ा या उमर जैसे कोई और बच्चे नहीं बनना चाहता। वो ज़िंदगी में बहुत कुछ डिज़र्व करती है। अच्छा शोहर, मोहब्बत करने वाला ख़ानदान, बच्चे, सुकून, बहुत कुछ। और ये सब कुछ जुनैद उसको दे सकता है, मैं नहीं। क्योंकि मेरी तरह जुनैद की शख्सियत पैराडॉक्सेस के ब्लॉक से मिलकर नहीं बनी। मैंने उससे कहा था वो तुमसे मोहब्बत करती है। उसने कहा आज करती है, कल नहीं करेगी। मेरे साथ कुछ साल गुजारने के बाद वो उसी इंतहाई का शिकार हो जाएगी जिस तन्हाई का शिकार वो आपके घर में है। मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें तो मैं उसे वक्त तक नहीं दे सकूँगा। और फिर मेरी जॉब में मुझे बहुत से ऐसे काम करने होते हैं जो उसे नापसंद है। मैं नहीं चाहता वो गुजरने के साथ वो और मैं अपने रिश्ते या ताल्लुक पर पछताएं। मैंने उसे बहुत समझाया था। मैंने उसे कहा था कि जहाँ मोहब्बत हो वहाँ कंप्रोमाइज़ हो जाता है। उसने कहा कि मैं सिर्फ मोहब्बत चाहता हूँ, कंप्रोमाइज़ नहीं। मैंने हर रिश्ते में कंप्रोमाइज़ देखा है, मगर मैं अपने और अलीज़ा के रिश्ते में कंप्रोमाइज़ नहीं देख सकूँगा। और मैं चाहता हूँ मैं उससे शादी करूँगा तो यही सब कुछ होगा। मैं किसी दूसरी औरत के साथ अगर कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी भी गुजारूँगा तो मुझे वो तकलीफ़ नहीं होगी जो मैं अलीज़ा के साथ ऐसी ज़िंदगी गुजार कर होगी। किसी दूसरी औरत की तकलीफ़ देखकर मुझे कोई एहसास जुर्म नहीं होगा, मगर अलीज़ा मेरी वजह से अगर उसे कोई तकलीफ़ पहुंचेगी तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा। पछतावे के साथ जीना मुझ जैसे आदमी के लिए बहुत मुश्किल है ग्रैनी। उसने मुझसे कहा था। मैं उसे और क्या समझाती, क्या कहती। फिर मैंने अलीज़ा से वही कहा जो वो कहलवाना चाहता था। मैंने उससे कह दिया कि उमर उससे मोहब्बत नहीं करता। उसके नज़दीक वो सिर्फ एक दोस्त, एक कज़न है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नन्नू अफसरदगी के आलम में कह रही थी। अलीज़ा को इसकी बातों से शौक लगा था। शायद उसे लाशऊरी तौर पर यकीन था कि उमर भी उससे मोहब्बत करता था, मगर बस फिर उन दोनों के दरमियान पहले जैसी कोई बात नहीं रही। कुछ वाक़यात भी ऐसे हुए कि उमर से उसकी नाराज़गी बढ़ती गई। फिर आपको कभी भी जुनैद के साथ उसकी शादी की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, कभी भी नहीं। अलीज़ा को जब भी ये पता चलता कि जुनैद उमर का दोस्त है तो वो उसी तरह मुश्तैल होती। मम्मी, आखिर आपने उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश क्यों नहीं की? समीना ने एहतजाजी अंदाज में कहा। मुझे उसके लिए जुनैद मौजू लगा। खुद अलीज़ा को भी वो बहुत अच्छा लगा था और पिछले एक साल में उन दोनों के दरमियान चंद एक इख्तलाफात के बावजूद बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। अलीज़ा उसके घर आती जाती रही थी। वो इन लोगों के साथ ज़हनी तौर पर एडजस्ट हो चुकी थी। न सिर्फ ये, बल्कि मैंने महसूस किया है कि वो उनके साथ बहुत खुश रहती है। मैंने उसकी खुशी और सुकून के लिए ही सब कुछ किया है। वो लोग हमसे बहुत अच्छे और बेहतर हैं। उनका माहौल बहुत अच्छा है। अलीज़ा को ज़रूरत थी ऐसे लोगों की। कहीं और शादी करने की कोशिश करती तो मेरे पास क्या ऑप्शन होते। लड़का जुनैद जैसी नेचर और आदतों का मालिक नहीं होता। मुझे यकीन था कि वो जितना केयरिंग है अलीज़ा उसके साथ बहुत खुश रहेगी। सिर्फ इसलिए मैंने जुनैद को दूसरे लोगों पर तरजीह दी। समीना ने इस बार कुछ नहीं कहा और वो उलझी हुई सोफे की तरफ बढ़ गई। नानू उमर को कॉल करने लगी। मम्मी, समीना ने यकदम उन्हें मुखातिब किया। नानू ने गर्दन मोड़कर उन्हें देखा। क्या आप एक बार फिर उमर से बात नहीं कर सकती? समीना ने कुछ अजीब से लहजे में उनसे कहा। मैं उसी से बात करने के लिए फ़ोन कर रही हूँ, नानू ने कहा। वो एक बार फिर नंबर डायल करने लगी। मम्मी, मैं इस मामले की बात नहीं कर रही। तो फिर? नानू एक बार फिर फ़ोन करते करते रुक गई। क्या आप उमर से एक बार फिर अलीज़े की शादी के बारे में बात नहीं कर सकती? तुम क्या कह रही हो समीना? मम्मी, आप एक बार फिर उमर से बात करें, उसे यहाँ बुलाएं। इस बार मैं भी उससे बात करूँगी, हो सकता है मान जाए वो। अगर अलीज़ा उससे मोहब्बत करती थी, अब नहीं करती। अब वो जुनैद से मोहब्बत करती है। नहीं, वो जुनैद से मोहब्बत नहीं करती। अगर उसे जुनैद से मोहब्बत होती तो वो कभी भी इस तरह शादी न करने का फ़ैसला ना करती। वो ये फ़ैसला कर ही नहीं सकती। उसे अब भी उमर से मोहब्बत है और ये बात आप और उमर भी अच्छी तरह जानते हैं। फिर क्यों उसकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं? समीना ने कहा। अगर जुनैद, उसका क्या होगा? अगर ऐसा मुमकिन भी हो जाए तो उसका क्या होगा? तुम उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा कर सकती हो? मम्मी, मुझे उसकी तकलीफ़ की कोई परवाह और कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की परवाह है। मुझे जुनैद से हमदर्दी है, मगर अगर अलीज़ा उसके साथ खुश नहीं रह सकती तो बेहतर है वो उसके साथ ना रहे। समीना ने कदरे खुदगर्जी और शायद साफ गोई से कहा। वो दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे समीना।
नहीं, वो दोनों एक साथ खुश नहीं रहेंगे। अगर आप उमर से बात नहीं करेंगी तो मैं खुद उमर से बात करूंगी, और अगर उमर मेरी बात पर रजामंद नहीं हुआ तो फिर मैं जहांगीर से बात करूंगी, या फिर मैं अयाज भाई से उसकी बात करूंगी, समीना ने दो टोक अंदाज में कहा। अलीज़ा जिस वक्त अपने कमरे में वापस आई उसने मोबाइल को बजते सुना। बेड के पास आकर उसने मोबाइल उठाकर उस पर आने वाले नंबर को नोटिस किया। वो उमर जहांगीर का नंबर था। उसने बेइख्तियार अपने होंठ भींच लिए। कुछ देर तक वो हाथ में पकड़े मोबाइल को देखती रही, फिर उसने उसे ऑन कर दिया। हेलो अलीज़ा, कैसी हो तुम? दूसरी तरफ उमर की आवाज़ सुनाई दी। बहुत अच्छी हूँ, अलीज़ा ने बड़ी लापरवाही से कहा। उसे खिलाफ मामूल उमर की आवाज़ सुनकर गुस्सा नहीं आया था, बल्कि ये सोचकर एक अजीब सा इत्मीनान महसूस हुआ था कि अब वो परेशान होगा। तुमने ऐसा क्यों किया है? वो कुछ देर की खामोशी के बाद बोला। बस ऐसे ही दिल चाह रहा था किसी एडवेंचर के लिए। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि मैं कितनी मैच्योर हूँ अलीज़ा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं तो कर रही हूँ। तुम्हें अपने इस फैसले की संगीनी का एहसास है? उन्होंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। बहुत अच्छी तरह। उसके लहजे का इत्मीनान उमर को डिस्टर्ब कर रहा था। उमर जहांगीर, मैं तुम्हारे किसी पेट के साथ शादी कभी नहीं करूँगी। उमर कुछ बोल नहीं सका। तुम्हें मुझ पर इतने एहसान करने का शौक क्यों है अलीज़ा? मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मुझसे शादी नहीं करेगा तो दुनिया में कोई भी नहीं करेगा? वो सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो एक बेहतरीन इंसान भी है, उन्होंने संजीदगी से कहा। बेहतरीन इंसान या धोखेबाज इंसान? तुम्हारा हर दोस्त तुम्हारी तरह ही झूठा और फ्रॉड होता है, और होना भी चाहिए, अलीज़ा ने इस बार कदरे तलखी से कहा। तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम्हारा गुस्सा कब ख़त्म होगा, ताकि मैं तुमसे उस वक्त बात कर सकूं? उमर ने उसकी बात के जवाब में बड़े तहम्मुल से कहा। मुझे अब कोई बात नहीं करनी है। मेरा गुस्सा ख़त्म हो चुका है। मैं इस वक्त बहुत पुरसुकून हूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा, जुनैद के साथ इस तरह करके तुम्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है। तुम्हारे दोस्त के साथ ऐसा करके मुझे खुशी महसूस हो रही है अलीज़ा। अब वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, तुम्हारा भी कुछ ताल्लुक़ है उससे। ताल्लुक़ था, अब नहीं है, उसने कतियत से कहा। और ये चीज़ मैंने तुमसे सीखी है, चुटकी बजाते हुए हर रिश्ते, हर ताल्लुक़ को ख़त्म कर देना। वो फ़ोन बंद कर चुकी थी।